students, welcome to the digital learning class. I am Noshad Akhtar and I am going to teach you physics, so let's start. Students, this is our second lecture, and in this lecture we are going to study refraction of light and laws of refraction. Students, now we will study refraction. रिफ्रैक्शन को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ प्रीवियस बातें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन की तरफ आते हैं। इससे पहले हमने टू टाइप्स ऑफ मीडियम हमने पढ़ी। नंबर 1 रेयर मीडियम एंड नंबर 2 इज़ डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम के बारे में स्टूडेंट्स हमने ये समझा कि वो मीडियम जिसके पार्टिकल्स कुछ फासले पर हों एज़ कम्पेयर टू अनदर मीडियम। यानी अगर हमारे सामने सिर्फ़ और सिर्फ एक मीडियम हो तो हम उसे ना तो डेंसर कह सकते हैं ना ही रेयर कह सकते हैं। इसे डेंसर या रेयर कब कहेंगे? जब इसका कंपैरिजन किसी दूसरे मीडियम के साथ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ गिलास एंड वाटर, तो अब अगर हमारे पास दो मीडियम्स हो तो हम देखेंगे गिलास के पार्टिकल्स ज़्यादा करीब करीब हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। वाटर के पार्टिकल्स गिलास के कंपैरिजन में इतने करीब नहीं हैं। तो इस मिसाल में हम गिलास को डेंसर मीडियम कहेंगे जबकि वाटर को रेयर मीडियम कहेंगे। तो मीडियम की दो टाइप्स हो गई, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। अब इस मीडियम को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। अब सपोज़ करें स्टूडेंट्स कि आप किसी रोड पर ट्रैवल करते हो बाय बाइक और बाय कार whatsoever. If you are riding a bike or you are driving a car on such a road in which there is a dense traffic, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उस रोड पर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी आप अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या करोगे? कम करोगे, अदरवाइज़ देयर विल बी एन एक्सीडेंट। तो वो रोड जिस पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्पीड कम करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर आप किसी एक ऐसी रोड से ट्रैवल करो जहाँ ट्रैफिक कम है, तो वहाँ पर आप काफ़ी तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ कार ड्राइव कर सकते हो या बाइक राइड कर सकते हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स, लाइट अगर किसी ऐसे मीडियम में ट्रैवल कर रही हो जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हों, पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अनदर मीडियम इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ स्मॉल। यानी अगर कोई ऐसा मीडियम हो जिसके पार्टिकल्स क्लोज्ड हो, डिस्टेंस कम हो, तो वहाँ लाइट अपनी रफ्तार को कम कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट अगर वाटर में ट्रैवल कर रही है और वाटर में ट्रैवल करने के बाद लाइट जब गिलास के अंदर एंटर होगी तो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और गिलास में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो, उस मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल ज़्यादा फासले पर है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो वो रेयर मीडियम। और अगर कोई ऐसा मीडियम जिसके अंदर लाइट की रफ्तार कम हो जाती है ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, दिस मीडियम इज़ कॉल्ड डेंसर मीडियम। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये बात समझ में आई कि लाइट जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होती है तो लाइट अपनी स्पीड को चेंज करती है। यहाँ एक कंडीशन समझ लें कि लाइट स्पीड उस वक्त तब्दील करेगी जब लाइट किसी सरफेस से किसी एंगल के साथ स्ट्राइक कर रही हो। यानी इससे पहले हमने एक टर्म समझा जो कि नॉर्मल था। यानी नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री के एंगल के साथ ड्रॉ की जाती है किसी सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो लाइट अगर परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पर एंटर होगी तो लाइट अपनी इस स्पीड को तब्दील नहीं करेगी, यानी लाइट की स्पीड सेम रहेगी। इसी तरह से लाइट अपनी डायरेक्शन को भी तब्दील नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, लाइट जब कभी एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है ऑब्लिकली, डायगोनली, किसी एंगल के साथ अदर देन नॉर्मल, तो लाइट अपनी स्पीड को तब्दील करती है। इसी तरह से
स्पीड के अंदर तब्दीली के साथ लाइट की डायरेक्शन भी तब्दील हो जाती है। तो लाइट के इस स्पीड और डायरेक्शन की तब्दीली को स्टूडेंट्स हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम obliquely it changes its direction and velocity. This change of direction and velocity is called refraction. यानी लाइट जब कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होती है ऑब्लिकली किसी एंगल के साथ, तो लाइट अपनी डायरेक्शन और अपनी स्पीड तब्दील करती है। इस स्पीड और डायरेक्शन के तब्दील होने को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिसाल के तौर पर लाइट एयर से गिलास के अंदर जब दाखिल होगी तो लाइट की डायरेक्शन भी तब्दील होगी और लाइट की स्पीड भी तब्दील होगी। तो इस डायरेक्शन और स्पीड की तब्दीली को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू मे ऑब्जर्व दैट स्टार्स ऑन द स्काई कैन बी सीन ट्विंकलिंग। आसमान में जो सितारे नज़र आते हैं वो झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता? इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जब लाइट स्टार से एयर में ट्रैवल करती है और हम तक पहुंचती है, तो हम चूँकि वो लाइट एक मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है जो एयर है, तो उसके अंदर कुछ बेंडिंग आती है, यानी उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन में कुछ तब्दीली होती है। इस स्पीड और डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से हमें स्टार्स ट्विंकलिंग फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। Similarly, students, you may observe rainbow on the sky. A spectral arc, यानी आसमान में बारिश के बाद एक स्पेक्ट्रल आर्क यानी 7 कलर्स से मिलकर बनने वाला एक आर्क नज़र आता है। एक सर्कल का जो एक सबसेट होता है आर्क, वो हम आसमान में देख सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी लाइट वाटर ड्रॉप के अंदर दाखिल होती है और वाटर ड्रॉप इस लाइट को क्या करते हैं, बेंड करते हैं। अब जैसा कि सनलाइट जो कि 7 कलर्स से मिलकर बनती है, यानी सनलाइट या वाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बनती है और हर कलर की लाइट की अपनी वेलोसिटी होती है, अलग अलग वेलोसिटी होती है। तो जब ये वाइट लाइट एयर के अंदर ट्रैवल कर रही होती है तो इन तमाम कलर्स की वेलोसिटी एक जैसी रहती है। लेकिन जब ये लाइट किसी दूसरे मीडियम सच एज़ वाटर ड्रॉप या गिलास के अंदर एंटर होती है, तो अब जैसे हम पहले ही सीख चुके हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होती है तो इसकी स्पीड और डायरेक्शन तब्दील होती है। तो जब ये वाइट लाइट वाटर ड्रॉप के अंदर दाखिल होती है तो अब ये जो 7 कलर्स की लाइट थी, हर किसी की स्पीड की जो तब्दीली है वो अलग अलग होती है। तो इस लिहाज से हम 7 कलर्स को आसमान पर देख सकते हैं, क्योंकि फिर तमाम जो कलर्स की लाइट हैं ये अलग अलग रेंज के साथ बैंड हो रही होती हैं, अलग वेलोसिटी इनकी हो जाती है अदर मीडियम के अंदर, तो जिसके ज़रिए से हम रेनबो आसमान में देख रहे होते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑन द स्काई इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दी वाटर ड्रॉप्स। स्टूडेंट्स, अगर एक गिलास में पानी फिल करें और उस गिलास के अंदर एक एंगल के साथ स्केल को डालें तो वो स्केल आपको बेंडेड फॉर्म में नज़र आएगा। अगर आप उस स्केल को बाहर से देखें तो वो स्केल बेंडेड फॉर्म में नज़र आते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एयर से वाटर के अंदर दाखिल होती है तो लाइट अपनी डायरेक्शन तब्दील करती है, तो उस डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से हमें उस गिलास में एक स्केल बेंडेड फॉर्म में दिख रहा होता है। स्टूडेंट्स, कैमरे के अंदर लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए लेंसेज लगाए जाते हैं। लेंसेज ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल को कहते हैं जो एक या दो स्फेरिकल सरफेस रखता हो, उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम लेंसेज कहते हैं। तो कैमरे के अंदर लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए लेंसेज लगाते हैं। लाइट को जब लेंस से पास करते हैं तो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यानी बेंड होती है। अब बेंडिंग के बाद जब ये लाइट कैमरे के अंदर स्क्रीन पर जाकर स्ट्राइक करती है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करती है जिस ऑब्जेक्ट से ये लाइट टकरा कर आ रही है। यानी लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल सन या ट्यूबलाइट या बल्ब, इस सोर्स ऑफ लाइट से निकलकर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है। उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है
और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट लेंस के अंदर एंटर करती है। लेंस से गुज़रने के बाद जब लाइट अपनी वेलोसिटी और स्पीड को तब्दील करती हुई किसी फोटोग्राफिक प्लेट के साथ स्ट्राइक करेगी तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करेगी। तो कैमरे के अंदर जो हम इमेजेस फॉर्म करते हैं इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैमरे में इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो बातें समझी हैं उसे हम इस पिक्चर के ज़रिए से ज़ाहिर कर सकते हैं। यानी हमने समझा कि इंसिडेंट रे वो रे ऑफ लाइट है जो किसी सरफेस से स्ट्राइक करें। इसी तरह से फिर मीडियम्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी, एक रेयर मीडियम और सेकंड डेंसर मीडियम। तो इस पिक्चर में स्टूडेंट्स दो मीडियम ज़ाहिर किए गए, एक एयर है जो कि रेयर मीडियम है और देयर इज़ अनदर मीडियम विच इज़ वाटर, इट इज़ द डेंसर मीडियम। अब लाइट एयर से ट्रैवल करती हुई जब वाटर की सरफेस से स्ट्राइक करती है तो इस रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब हमें मालूम है कि जब ये इस मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी तो उस रे ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अच्छा, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर दाखिल होती है तो लाइट बेंड होती है नॉर्मल के करीब। ठीक है, नॉर्मल वो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम ड्रॉ की जाए। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर दाखिल होती है तो ये क्लोज टू दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल के क्लोज बैंड होती है। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी, यानी डेंसर से रेयर की तरफ ट्रैवल करेगी, तो लाइट नॉर्मल से अवे बैंड करेगी। बहरहाल अगर इस फिगर में देखें तो एक इंसिडेंट रे जो कि एक दूसरे मीडियम के सरफेस से स्ट्राइक करती है, उसके बाद लाइट रिफ्रैक्ट बैक होती है। वो लाइट जो अनदर मीडियम में ट्रैवल कर रही है इसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के दरमियान जो एंगल फॉर्म हो उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी तरह से वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान फॉर्म हो उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस पिक्चर के ज़रिए से वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ समझ में आती हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence, angle of refraction. Students, now we discuss about laws of refraction. Students, refraction takes place under two laws. The first one is the incident ray, the refracted ray and the normal all lie in the same plane. यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करती हैं, नंबर वन। नंबर टू, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for all rays of light passing through one medium to another medium, and this constant is known as refractive index. यानी angle of incidence और angle of refraction इन दोनों एंगल्स का रेशो निकालें साइन के लिहाज से, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके ज़रिए से जो वैल्यू आएगी वो तमाम रेज़ ऑफ लाइट के लिए कांस्टेंट होगी। यानी अगर हम इंसिडेंट रे चेंज करें, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल हो रही है, हम एग्जांपल लेते हैं एयर और वाटर की, तो लाइट एयर से वाटर में दाखिल हो रही है। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म कर रही है। अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, लेकिन इन दोनों एंगल्स का जो रेशो है विद रिस्पेक्ट टू साइन, यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यूज़ चेंज भी हो जाएं, लेकिन फिर भी इन दोनों एंगल्स के जो रेशोज़ आएंगे साइन के साथ वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
Refractive index is the ratio between sine of angle of incidence to sine of angle of refraction. This ratio is always constant, and this ratio is called refractive index of the medium. स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये फार्मूला लाइट की डायरेक्शन के चेंज होने को जाहिर करता है, यानी लाइट अपनी डायरेक्शन तब्दील कर रही है। इट मीन्स के नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल भी चेंज हो रहा है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, देयर इज़ अनदर फार्मूला टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम which is with respect to speed of the light in one medium with respect to another medium. स्टूडेंट्स, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट निकालना चाहते हैं तो इसे निकालने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इस स्पीड को डिवाइड करवाना होगा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशो ऑफ लाइट इन द मीडियम। इन द मीडियम से मुराद लाइट अगर एयर से गिलास के अंदर दाखिल हो रही है तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, इस रेशो से गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसी तरह से अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। सो here we learnt about two formula of finding refractive index. The first one is refractive index is equal to sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction, and there is another formula which is refractive index is equal to speed of light in air divided by speed of light in medium. Now let's summarize the topics. In this lecture we studied about refraction, and we understood that refraction is the phenomena in which light changes its direction and velocity as it enters from one medium to another medium obliquely. Then we saw some examples of refraction in which twinkling of stars, formation of rainbow, and scale looks bent into the water, and lenses of the camera. These are the examples of refraction of light. Then we studied laws of refraction, and we knew that there are two laws of refraction. The first one is that all the three rays of light, it means incident ray, normal, and the refracted ray, all lie on the same plane. And the second one, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for all ray of light, and this constant value is called refractive index of the medium. Then we learned two formula to calculate refraction, one with respect to in the change in the direction of light, while the other one with respect to change in the speed of the light.